अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी और शो है न्यूट्रल। जावेद जोई साहब और मैं आपके सामने मौजूद हैं शो लेके। तो आज का जो हमारा जिसे कहते हैं ना कि ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बहुत ही सेंसिटिव नौयत का, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। खबर है और खबर के अंदर भी खबर है और वही असल खबर है। अब हम पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया तबाह कर देना, ये हुक्म दे दिया है ईरान ने हौसियों को। अब ये क्या खबर है, ये क्या हो रहा है, किस तरह से पूरी दुनिया जो है उसका गला दबा दिया जाएगा, ये सिचुएशन आपको बताएंगे। सऊदी अरब पे हमले का खतरा है और ये हमला का खतरा भी जो है वो किस जानिब से, अगर आपको अंदर डिटेल में जाके बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान को हो सकता है पोजीशन लेनी पड़े और पाकिस्तान इसके ऊपर थोड़ा परेशान भी है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जिनका दिफा करना है वो भी हमारे हैं और जिनके खिलाफ हो सकता है कुछ करना पड़ जाए वो भी मुसलमान हैं। और पाकिस्तान किसी सूरत इस जंग में नहीं आना चाह रहा, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है कि पाकिस्तान को कूदना पड़े इसके अंदर। तो पाकिस्तान क्या करेगा ये आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अमेरिकी सदर ने एक बहुत बड़ी खबर दी है और खबर उनकी ये है जी कि इसराइल की साजिश पकड़ लिया है उन्होंने अमेरिका के अंदर। खुद बता रहे हैं हालात कशीदा है इसराइल के साथ स्टिल अभी, और इसी वजह से शायद ये वाली शख्सियत जो है ये ईरान को पसंद भी बहुत है कि थोड़ा सा खुल के इसराइल के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगा खबर के अंदर जाके कि ये बात क्या है। अमेरिका को जंग खा गई है। आपने सुना होगा कि जंग किसी मुल्क को खा गई, लेकिन होता अमूमन यह कि जहां हमला किया गया वहां ये अपने ही मुल्क को पड़ चुकी है। ये आपको बताएंगे कि अमेरिका को जंग पड़ी कितने में। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पे हमले जारी रखे हुए हैं, अब तक एक दूसरे का क्या नुकसान कर चुके हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये बताएंगे। ऑपरेशन शाबान के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे कि बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है। और फिर आपको ये बताएंगे वो आजादी जिसकी बहुत से लोगों को कदर नहीं है, वो आजादी अगर ना हो आपके पास तो आपके साथ क्या होता है। आज जो मिसाल आपके सामने हम पेश करेंगे, अगर आप वाकई जिसे कहते हैं ना कि दिल गुर्दा रखने वाले इंसान हैं और आपके जिसे कहते हैं ना कि इंसान ऐसा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता खबर, तो ये खबर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आज आपके लिए। तो ये बताएंगे ये क्या डिटेल है। पूरे वीलॉग की तरफ जाने से पहले, पूरे प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जावेद चौधरी साहब को शामिल करते हैं प्रोग्राम के अंदर। चौधरी साहब, सबसे पहली खबर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, अमेरिकी सदर ने जो साजिश पकड़ी है उससे शुरू करते हैं। बेसिकली जेडी वैंस का इंटरव्यू है, इसका एक हिस्सा हम अपना जो पहला वीलॉग था उसके अंदर बता चुके हैं, लेकिन अब इसकी डिटेल आई है। ज़ाहिर खबर इवॉल्व होती है थोड़ी थोड़ी और अब इसकी प्रॉपर आई है खबर। ये बेसिकली एक यूट्यूबर को उसका इंटरव्यू है और इंटरव्यू 3 घंटे का, बड़ा लंबा। ये यूट्यूब पे ये फ़ायदा होता है कि जितना चाहे लंबा खींच लें। टेलीविजन के ऊपर तो ज़ाहिर है टाइम की पाबंदी होती है कि इससे ज़्यादा आप नहीं टाइम ले सकता, हर स्लॉट्स होते हैं। तो यूट्यूब का ये फ़ायदा है कि सारा दिन बैठ के लगे रहें बेशक, जैसे कि आपकी अपनी मर्जी होती है, जितना चाहे खींच लेते हैं, हमको रोक सकते हैं। आज 3.5 घंटे करते हैं। तो जेडी वैंस ने इंटरव्यू दिया, बड़ा तवील इंटरव्यू। उसका एक पोर्शन जो है इसराइल से रिलेटेड है और उसका जो पहला हिस्सा है वो हम बता चुके हैं, जिसके अंदर उसने कहा कि इसराइल अमेरिका के अंदर जो अपनी मकबूलियत है खो चुका है और सिर्फ 34% लोग हैं जो अब भी उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, जबकि बाकी सारे जो अमेरिकन हैं उसके खिलाफ हो चुके हैं। नौजवान जो है वो इसराइल के बहुत ही खिलाफ हैं कि इसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं और हमारा रोजगार खराब हो रहा है और ये कान पड़ता रहता है प्रेसिडेंट का नेतन्याहू, और उसकी वजह से हमारे लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और जंगों में इसने धकेल दिया और इतनी ज़्यादा गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई जो अमेरिका के अंदर आई, और ये जिम्मेदार है इसराइल। तो अब नौजवान ये कहना शुरू हो गए। वहाँ पे जेडी वैंस ने एक और बड़ी मजेदार बात की। उसने कहा जी कि जब एमओयू हुआ था तो इसराइल ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अमेरिका के अंदर। वो ये चाहता था कि ये एमओयू है नाकाम हो जाए और जंग जो है अमेरिका और ईरान की जारी रहे और इस जंग को रुकना नहीं चाहिए। और उसने बड़ी भारी रकम जो है ना उसके ऊपर खर्च की है। मेरा ख्याल है क्योंकि इसराइल लॉबिंग कर रहा है बेतहाशा, तो उस लॉबिंग के ऊपर उन्होंने रकम डेफिनेटली इसराइल ने खर्च की होगी। हम अपने व्लॉग में बहुत ज़्यादा ये बता भी चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि वहाँ पे बड़ी हैवी लॉबिंग के लिए जो तमाम बड़ी फर्म्स है उसको भारी पैसा दे के इसराइल ने अपने साथ मिला लिया हुआ है और वो अपना इमेज भी ठीक कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपना जो मोटिव है उसको भी आगे सर्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक ट्विस्ट है, मुझे ये लग रहा है, आप देखिएगा अगर इससे इत्तेफाक करते हैं तो ये तो नहीं है कि पैसा अंधाधुंध इसराइल की तरफ से और यहूदियों की तरफ से लगाया जा रहा है और अमेरिकन उस पैसे को खा रहे हैं और उन्हें खुश करने के लिए वक्ती तौर पे एक छोटी सी जंग कर भी देते हैं, पैसा भी उनसे खाई जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा हमला या ऐसी चीज नहीं कर रहा है कि जो ये जंग इतनी लंबी हो या रुकने का नाम ना ले या जैसे कहते हैं ना जंग ही बहुत बढ़ जाए, वो काम नहीं कर रहा है। देखिए ऐसा नहीं है क्योंकि इसराइल के पास उतना पैसा नहीं है जितना कहा जाता है। इसराइल तो खुद अमदाद लेता है और कर्ज खाने वाला मुल्क है इसराइल। लेकिन जो यहूदी लॉबी है वहां पे वो तो बहुत और लॉबिंग के लिए जो है ना वो पैसा खर्च कर रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर पॉलिटिशियन को लॉबिंग के लिए हायर कर सकते हैं। अगर ट्रंप ने परसेंटेज रखी हुई हो कि तुम पैसे पकड़ी जो मैं दो बम मार दूंगा, हर प्रेसिडेंट जो है चंदा जमा करके तो प्रेसिडेंट बनता है। वो जो कंपनीज फाइनेंस करते हैं ना उनको जो चैरिटी दी जाती है उसको जो फंड जिसको फंड रेजिंग कहते हैं वो अब उससे तय होता है कि कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। तो वहां पे अमेरिकन बड़े तेज हैं, वो जो बिजनेसमैन है बहुत ही तेज हैं और वो एक हारे हुए घोड़े पे पैसा नहीं लगाते। लिहाजा जब रेस चलती है ना लोगों की और दोनों पार्टीज के लोगों की आहिस्ता 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 ऊपर आते जाते हैं और जो आखिर में 2 या 3 लोगों की रेस रह जाती है उसके अंदर सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो ये है कि कितना फंड मिला है। तो जिसके पास ज्यादा फंड होता है ना उसके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो बिजनेसमैन है अमेरिका का उससे ज्यादा ट्रस्ट है इसके ऊपर और जीतेगा वही। तो अब इसराइली बिजनेसमैन है उन्होंने पैसा डेफिनेटली लगाया होगा, लेकिन लॉबिंग के लिए लगा रहे हैं। वो इसराइल की लॉबिंग हो रही है, जंग के हक में लॉबिंग हो रही है कि एमओयू आपने नहीं होने देना। इसराइल को ये सूट नहीं करता कि यहाँ पे अमन हो।
इसराइल को फायदा है इससे। अमरीकी अगर इनके कुछ ओहदेदार या कुछ लोग इनके शामिल होकर कहें कि ठीक है पैसे पकड़ लो, 2-4 बम 2-4 दिन बाद मार दिया करेंगे, नहीं, इनसे पैसे तो खाओ। 2-4 बम तो नहीं है। आगे चल के आपने खुद बताना है कि कितना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है और कितनी जाने गई है अमेरिकन की, और डोनाल्ड ट्रंप वहां पे फंसा हुआ है। अमेरिका की इज्जत सारी खाक में मिल गई हुई है। ये छोटी जंग नहीं है, बड़ी जंग लेकिन अच्छा ये वो फिगर जो है ना इससे पहले का, चले बताते चले आ गया। हाँ, वो अगर फिगर कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये वो खबर आगे भी छोड़ दिया करें, बट ठीक है, ये वाली बतानी है। तो ये बेसिकली तो वो जो जेडी वैंस का वो कहना है कि ये जो है ना, हमें अपने अमरीकी मफादात अजीज हैं और ईरान के खिलाफ जो जंग है इसका कोई फायदा नहीं है, जंग से कोई मसला हल नहीं होगा, मुआहिदा वाहिद हल है इसका और हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। दूसरा उसमें वो जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड खबर थी कि ईरान के अंदर को हम तब्दीली लाना चाहते हैं या वहाँ पे जो फौज है उस ज़मीनी फौज को भिजवाना चाहते हैं, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा जी वहाँ पे जो लोग हैं उनका अपना फैसला है कि उनको कौन सी रजीम चाहिए, हम कौन होते हैं कि उसकी रजीम तब्दील करें, तो रजीम चेंज के लिए हम बिल्कुल वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा उसने कहा जी कि जमीनी फौज जो है हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे, तख्ता जो है ना करने के लिए या तख्त से निकालने के लिए या रजीम चेंज करने के लिए हम कोई जमीनी फौज वहां पे नहीं भेज रहे। लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो आपने हुर्मस के अंदर ईरानी जजीरे हैं उनके ऊपर कब्जा जो है ना अमेरिका करना चाहता है, और वो कब्जा इसी शक्ल में हो सकेगा कि वहां पे ग्राउंड फोर्सेज हो और वो झंडा लहराएं अपना, और उसको तीनों साइडों से फायदा हो, सपोर्ट हो नेवी से, और दूसरा खुद ग्राउंड फोर्सेज वहां पे हो और एयर कवर उसको मिले, तो फिर जाके वो वहां पे रख सकते हैं। और अगर फर्ज करें वहां पे रख लेते हैं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा ये आपने हुर्मस के अंदर से ये होगा कि वहां से जहाज गुजर सकेंगे, क्योंकि फिर अमेरिकन कंट्रोल के अंदर चला जाएगा वो। लेकिन जो सब तो नामुमकिन नजर आता है, ये तो अपने फौज मुश्किल है, वाली बात। मुश्किल है। छोटा सा जजीरा ईरान तो फाड़ के रख देगा फिर। हाँ मुश्किल है, लेकिन एक फायदा है ना, फायदा ये है कि वो जो ईरान की एक मजबूरी कि उनका ग्राउंड उसके साथ रिलेशन नहीं है, वो जजायर है, और अब आपको जजीरे तक पहुंचने के लिए अपनी फौज को भेजने के लिए आपको कश्तियां चाहिए, मिसाइल तो है। और दूसरा ये मिसाइल तो मार सकते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मिसाइल मारेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, उनकी अपनी आबादी है वहां पे, अपनी उनकी इंस्टॉलेशंस हैं वो बर्बाद होंगे। तो ये है ना, ये बड़ा ट्रिकी होता है गेम, कि वहां पे लोग जो है उनको हॉस्टेज बना लेते हैं या रुमाल बना लेते हैं, या वहां पे उनकी अपनी इंस्टॉलेशंस हैं, अपने मोर्चे हैं, उनके ऊपर वो काबज हो जाते हैं, तो क्या अपनी मशीनों को मारेंगे, अपने लोगों को मारेंगे आप, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अगर किसी जगह पे ऐसी जगह पे जहां पे आपका जमीनी रास्ता ना हो, अब जमीनी रास्ता हो ना तो आप टैंक लेके जा सकते हैं, तोपे लेके जा सकते हैं, फौज वहां पे भेज सकते हैं। अब आपके पास क्या रास्ता रहेगा, आपके पास रास्ता बहरी जहाज है वो तबाह कर दिए उन्होंने, कश्तियां हैं उसको तबाह कर देंगे वो, तो वो ये वाला जो एक मंसूबा है ना कि वहां पे चले जाएं और जजायर के ऊपर कब्जा कर लें, ये फिजिबल है। लेकिन अंदर ईरान के अंदर उतरना जो है ना अमेरिका को सूट ही नहीं करता, वो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इतनी बड़ी गलती करेगा। तो बहरहाल ये सोच रहे हैं वो कि हो सकता है ये हो जाए और हो सकता है ये ना हो, लेकिन बहरहाल ये जो इसराइल है उसका मेरा ख्याल है मक्कू जो ठप दिया हुआ है इसने जेडी वैंस ने, और उसने ठीक ठाक किस्म के पर्चे उड़ा दिए जी, इसराइलियों ने बड़ा बदनाम किया। वैसे इसराइल जो है ना जेडी वैंस को पसंद भी नहीं करता, नेतन्याहू बिल्कुल पसंद नहीं करता, और ये बल्कि आपको एक याद भी होगा कि पिछले 2 महीने पहले जेडी वैंस और नेतन्याहू की लड़ाई होगी, बड़ी क्लास और ठीक ठाक किस्म की लड़ाई होगी थी, और जेडी वैंस तो हर जगह पे कहता है कि इसकी वजह से हम फंसे, इसकी वजह से हम मरे। और दूसरा ये है कि इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो थैंकलेस हैं, उन्होंने आज तक अमेरिका का शुक्रिया अदा नहीं किया, जबकि उनके पास जितनी मशीनरी है, वार मशीनरी सारी की सारी हमने दी हुई है, और ये अमेरिकन के टैक्स पेयर की आमदनी है जिसको वहां पे खर्च किया गया, और हमारी बड़ी मेहरबानी है इनके ऊपर, हम आज भी इसको बचा रहे हैं। लेकिन ये थैंकलेस किस्म के लोग हैं, ये अमेरिका के ऊपर एतराज करते हैं, और बाकी दुनिया के अंदर भी इन्होंने फसाद फैलाया हुआ है। तो जेडी वैंस है ना बहुत खिलाफ है इसराइल के, और नेतन्याहू भी बहुत खिलाफ है इसके। और ढीठ और बेगैरत किस्म का आदमी, उसे क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी कहीं रखो, क्या बस फ्री का देते रहो मुझे। अच्छा जो साहब, अब ये जंग कितने में पड़ी अमेरिका को, अब जरा बताइए। अमेरिका के बारे में कुछ इतलात हैं, वो एक इतला तो ये है कि $150 बिलियन जो है इसके ऊपर अब तक अमेरिका का खर्च हो चुका है, जो अगर रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 416 खरब 83 अरब रुपए है। तो ये इतना ज़्यादा अमेरिका का खर्च हो गया। इससे अच्छा था यार कि कुछ 10, 15, $20 बिलियन हमें देते, हम इनकी सुलह करवा देते, मामला जंग होने ही ना देते। यहाँ इतनी दूर आ गए बिला अफजल और फंसे हुए हैं, पानी भी अपना पूरा करना इनके लिए बड़ा मुश्किल बना हुआ है। $10 बिलियन हमें देते, कहते जी ईरान के साथ मामला सेटल करवा दें, हमने करवा दें। पाकिस्तान का टोटल कर्जा 118 मेरे ख्याल अरब डॉलर है, 118 अरब डॉलर $150 जंग पे लगा अरब डॉलर उस पर लगा दिए सर। लेकिन ये पूरी एक ना वार एक इकोनॉमी होती है, ये याद रखो कि अगर $150 बिलियन लगा है ना तो इससे कहीं ज्यादा इन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप भी किया है। जिस तरह अब हथियार बेची जा रहे हैं, इन्होंने ताज़ा सौदे करने शुरू कर दिए हैं, सऊदी अरब को आज हथियार बेच दिए, फिर इन्होंने कुवैत को बेच दिए हैं, अब बहरीन को, बाकी पूरे रीजन को बेचेंगे, अभी भी उनको लूटेंगे। अभी नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर ये ज़हन रखो कि जितने हथियार बनाने वाली कंपनी वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं बनाते, तो अल्टीमेटली वो पैसे वापस चले जाते हैं। जहाज भी प्राइवेट कंपनी बनाती है, प्राइवेट हर चीज वहां पे, टैंक भी, हर चीज जो होती है प्राइवेट कंपनी बनाती है, लेकिन वो किसी को अमेरिकन गवर्नमेंट की या कांग्रेस की इजाजत के बगैर बेच नहीं सकते। हाँ
हाँ, एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रोल है। वो कंट्रोल है, ठीक है। कंट्रोल है। मिसाइल भी वही प्राइवेट कंपनीज बनाती है, ड्रोन प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं। हम्म। और ये जो छोटे ड्रोन्स है ना, मक्खी जितने ड्रोन्स भी होते हैं, ये बड़ी दिलचस्प, मैं आपको बात बताता हूँ कि ये छोटा बच्चा जो है ना, सिर्फ वो इतनी छोटी जो वार मशीन है वो बना सकता है। और इसके लिए 8-9 साल के बच्चे हायर किए जाते हैं, और जो ही वो 17-1 साल की उम्र के होते हैं तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद वो माइंड उसका बड़ा हो जाता है, तो फिर वो ये छोटी चीजें नहीं बना सकता। हैं? हाँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर जितने मिनिएचर्स हैं वो बच्चे बनाते हैं। अच्छा, कुदरत ने इंसान के अंदर ये अजीब एबिलिटी रखी है कि मेरे लिए सिर्फ नई चीज है ये। बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है सिर्फ इसको। अच्छा। आप देखते नहीं है कि आपका मोबाइल फोन होता है आपके घर में, अगर छोटा बच्चा है वो 1.5 2 साल का, उसको खोल लेगा, खोल के चला लेगा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बच्चे का माइंड जो है ना, इसको बहुत ज्यादा जल्दी समझता है, जल्दी अंडरस्टैंड करता है। अच्छा। और इसीलिए जितने मिनिएचर्स हैं ना, कि छोटे ड्रोन्स हैं और बड़े टेक्निकल किस्म के वेपन्स हैं जो सारे, वो अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो छोटे बच्चे बनाते हैं। हम्म। तो स्पेशलाइज बच्चे होते हैं। अभी ये बल्कि ये जो हैकर्स हैं वही बच्चे होते हैं, और 20 साल से कम उम्र होती है। हाँ, और हैकर्स के बारे में तो सुना हुआ। तो जो इंडिया के जो हैकिंग की थी बड़ी बड़ी, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस की, बाकी जो ये सारे बच्चों ने किया, यंगस्टर से सर। यंगस्टर थे, 17 साल का बच्चा था। तो हम्म। वो जो बच्चे हैं ना, वो कर सकते हैं इसको, वही अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए बच्चे के लिए सीखना कितना आसान है, एआई सीखना सबसे आसान बच्चों के लिए, अच्छा, बूढ़ों के लिए मुश्किल है। मैंने सुना मोदी की अजीबोगरीब तस्वीर निकाल ली थी। और अच्छा। अमेरिका ने अभी तक ये तस्लीम किया जी, हमारे 30 अरब डॉलर लगे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल उनके 150 बिलियन डॉलर लगे हैं। 14 उनके फौजी मारे गए हैं, 414 उनके जख्मी हैं। और जख्मियों के लिए आपको याद होगा कि इन्होंने जो एमिरेट्स की फ्लाइट्स थी या कतर एयरलाइंस की फ्लाइट्स थी, पूरी फ्लाइट्स को इन्होंने एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया था, जहाज़ों को, बिल्कुल। उसके अंदर फौजियों को लिटा के ये ले गए थे। इसराइल के 26 शहरी मारे गए हैं इसके अंदर, और 7800 जख्मी है, जख्मी इनके ज्यादा है। और इसके मुकाबले में ईरान जो है ना, 1701 बंदे इनके शहीद हुए, और हजारों की तादाद में इनके जख्मी हैं। तो ये मैग्नीट्यूड आप इसका ये अंदाजा लगा लें इसका, कि जो जंग होती है वो कितनी बड़ी तबाही फैलाती है छोटे मुल्कों के लिए, गरीब मुल्कों के लिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, और अल्लाह ताला ये खुश नसीबों को ये रुतबा देता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और ओपिनियन भी है। वो ओपिनियन ये है कि असल जहाज जिंदा रहना होता है, और हर किस्म के हालात के अंदर सर्वाइव करके अपने दुश्मन तक पहुंचना, उसको गले से पकड़ना, ये असल कमाल होता है इंसान का। तो ऐसा मैं एक चीज़ सोच रहा था, ये जितने लोग जो है इस दुनिया से चले गए, ये ईरान के जितने लोग शहीद हुए, बाकी अमरीकी और इसराइलियों का हम जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने कभी वापस नहीं आना। ये जंग की नजर हो गए, अना की नजर हो गए। इससे अच्छा था कि लड़के मरते। मैं वही कह रहा हूँ कि जिंदगी इनसे छीन ली गई। ठीक है, सिर्फ हुक्म था कि जाना है और लड़ना है, और वजह उसके पीछे कुछ भी नहीं। सर ये लड़े नहीं है ना, लड़के मरते हैं ना, फिर और सिनेरियो था। अब तो ये तो ऊपर ब्लास्ट हुए, बम फटे हैं, नहीं, उसमें शहीद हो गए। शोएब साहब, अमेरिका की तरफ से ऑर्डर आया, डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी थी। अच्छा, ये अमेरिका फौजियों की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इंसानों की बात कर रहा हूँ। ये जितने इंसान चले गए, इसमें से कोई वापस नहीं आएगा जो इस जंग की नजर हो गया, और एक बेवकूफी हमाकत की नजर, एक बेवकूफी और हमाकत की नजर। सिर्फ 2-4 दिन कहा जाएगा जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, और उसके बाद इनकी फैमिलीज जो हैं उन्हें शायद फिर को टेक केयर भी शायद करे या ना करे। अवार्ड दिया जाता है, और एक जो कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाता है, और उसके बाद लूट किया जाता है, साथ वो बंदूकें चलाते हैं, कोई मोटिव हो ना, वापस चले जाते हैं। जो ऐसा मोटिव हो ना। अब जो ईरान था, कम से कम इनके जो लोग शहीद हुए, इनके पास एक मोटिव तो था कि अपने मुल्क को दिफा कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमलावर थे ये तो किसी खाते में ही ना रहेंगे। तो उनकी ज़ाहिर जॉब है, जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनकी ये जॉब है ना। वो कहते हैं ये जंग अजीब चीज वो कहते हैं कि इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर जॉब। जो सब दो मुल्क आपस में लड़ते हैं, फिर दो मुल्कों की सुलह हो जाती है, दरमियान में जो लोग चले जाते हैं उनका नाम भी किसी को बाद में याद है। ये ट्रेजेडी है, ये कि दोनों साइडों पे इंसान है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों ने एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ा, दोनों एक दूसरे को मारते हैं। बिल्कुल सही है। ट्रेजेडी है वैसे। अब क्या कह सकते हैं, अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। इंसानों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप इंसान कुर्बान कर रहे हो। आपको पता है कि एक स्टोरी है, आजकल उसकी एक फिल्म भी आई हुई है, और वो 21 के नाम से एक फिल्म आई है। और ये बेसिकली जो एक सेकंड लेफ्टिनेंट था इंडियन, और 1971 की जंग में वो मारा गया था, और उसको जो वीर चक्र है ना, इनका एक सबसे बड़ा अवार्ड है, परमवीर चक्र बोलते हैं। परमवीर चक्र, ये हमारे निशाने अदर के बराबर है। और अभी तक 21 लोगों को मिला है, उसमें वो लड़का जो था ना वो भी था, और उसका जो वालिद था ना वो ब्रिगेडियर था। वो बाद में वो वालिद पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान आके उस ऑफिसर से मिला था, उस ब्रिगेडियर से जिसने उसे मारा था। अच्छा, हाँ, कितनी ट्रेजिक स्टोरी है, बहुत ज्यादा। और वो ब्रिगेडियर हो गया हुआ था, और उसने फिर उसके वालिद को अपने घर पे ठहराया था। अच्छा, ओह, ये बड़ी ट्रेजिक स्टोरी। अच्छा, मैं देखना चाहूंगा ये रियल स्टोरी, और ये बड़ी पुरानी, मैंने बहुत पहले एक किताब के अंदर पढ़ी थी। अच्छा अच्छा, कि वो यात्री आते हैं ना पाकिस्तान, तो यात्रियों के साथ आया था वो। ओके, और उससे पहले उसने खत लिखा था उसको कि मैं आना चाहता हूँ, उन्हें उससे मिलना, उन्हें मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और उसने बड़ा हौसला करके उस बंदे ने भी उसे अपने घर रखा, और उसकी बेटी और उसकी बेगम जो थी वो भी उसकी खिदमत करते, और तस्वीर लेके साथ आया था अपने बेटे। क्या ज़हनी कैफियत होगी दोनों की वाकई। ये बड़ी ट्रेजेडी होती है, जंग बड़ी खौफनाक होती है। इसके अंदर ऐसी खौफनाक कहानियां होती हैं कि बंदा लर्ज जाता है। बिल्कुल सही। चलें चौसा, नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। हमारे पास दो बहुत बड़ी स्टोरीज हैं। एक तो यह है कि
हुक्म दे दिया ईरान ने हौसी बागियों को कि भाई पूरी दुनिया का गला दबा दो अगर ये हुआ तो, और दूसरा है कि जो हौसी बागी हैं इनकी तरफ से खतरा है कि सऊदी अरब पे हमला हो जाएगा और पाकिस्तान परेशान है कि अब दरमियान में ना आना पड़ जाए। ये हौसी जो है ना, एक तो हौसी जो है ना एक बंदे का नाम है, ये याद रखिएगा, जिसके नाम पे ये पूरी तहरीक बनी हुई है। बेसिकली तो इनको इंसारुल्लाह कहते हैं ना जी ये लोग, और हौसी एक बंदे का नाम है। और ये शुरू में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, यमनी है, और ये जो मक्का मुकरमा के ज़्यादातर या अरब के अंदर जितने ट्राइब्स हैं ना, इनकी ओरिजिन जो है वो यमन है, तो यमन से माइग्रेट करके उधर गए हैं। बल्कि इस साइड से ना अगर आप देखें ना, अगर बाबुल मंदब को आप क्रॉस करें तो दूसरी साइड पे अफ्रीका है ना, बेसिकली रेड सी है ना, रेड सी का इस साइड पे सऊदी अरेबिया है और इस साइड पे अफ्रीका है। मिस्र जो है ना अफ्रीका के अंदर है ना, तो इस साइड से ना हबशा जो जिसको कहते हैं, और अब जो है इथोपिया है, फिर जबूती आपने सुना होगा, जबूती का इलाका है, फिर सोमालिया का इलाका है सारा, फिर इरिटेरिया है, एक मुल्क है। तो इस साइड से जितने लोग हैं ना, इवन हबशा से जो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी, ये सारे के सारे बाबुल मंदब से क्रॉस करके यमन आते थे, यमन से आगे जाते थे। तो एक रूट जो था ना अफ्रीका का जो लगता था अरब के साथ, वो थ्रू यमन था। तो ये बड़े शुरू के अंदर ये लोग मुसलमान हो गए थे, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इनकी बड़ी अकीदत थी। और फिर होती या होजीज जो हैं, उस वक्त उनका ये नाम नहीं था, यमनी इनको कहते थे। तो यमनियों ने जो जंग कादसिया हुई थी, जो जिसमें ईरान फतह हुआ था, कादसिया जो है ना करबला के बिल्कुल करीब है, और ये उस वक्त ईरान का हिस्सा था। तो वो जो जंग कादसिया में हुई थी, उसके अंदर इन्होंने बड़ा, यमनी ने बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे। और बाद में इनकी ज़ाहिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के साथ बहुत कुर्बत थी। बल्कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला पहुंचे, तो वहाँ पे जब उनके डायलॉग हुए यमनी यजीदी फौज के साथ, तो उन्होंने जो दो ऑप्शन दिए थे ना कि अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं वापस चला जाता हूँ, और दूसरा जो उन्होंने कहा था मुझे यमन जाने दो और वहाँ पे मैं जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारूंगा। तो उस वक्त वो इन्हीं के पास आना चाहते थे हज़रत इमाम हुसैन। यानी होतीज़ जो है ना इस कदर कमिटेड है, और ये बड़े खौफनाक किस्म के वारियर हैं बिल्कुल, और बड़े तगड़े वारियर जिनको कह सकते हैं। और इनकी जो लड़ाई अरबों के साथ वो बड़ी पुरानी है, तो आज की नहीं है, ये भी अरब, दोनों की जुबान अरबी है, दोनों का ओरिजिन एक है, लेकिन मसला का फ़र्क है ये। तो बहरहाल अब ये ईरान के पीछे हैं, और ये नॉर्थ यमन है जिसका सना कैपिटल है बताना चाहता हूँ, और उसके साथ इनका ताल्लुक है। और ईरान ने बहुत सारे मिसाइल इनको दे रखे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी शिफ्ट करना चाहते थे, और उस शिफ्ट जब कर रहे थे, अपने साइंटिस्ट भेज रहे थे, एक्सपर्ट्स भेज रहे थे, इंजीनियर भेज रहे थे, मटीरियल भेज रहे थे, तो अभी सऊदी अरब के कहने पे जो साउथ यमन है उसने इसके ऊपर अटैक करके वो स्ट्रिप ही तोड़ दी थी, ताकि जहाज लैंड ही ना कर सके सना एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये है, अब ये बहुत बड़ा जो सोर्स है, बहुत बड़ी तलवार है ईरान के हाथ में, क्योंकि इनके पास बाबुल मंदब है, और ये बाबुल मंदब को अगर बंद कर देते हैं तो 18% ट्रैफिक उधर से रुक जाएगी, तो 20% इधर से, तो 40%, 42% या 50% जो ट्रैफिक है वो हो जाएगी, और फिर यूरोप तक इसका सेक जाएगा, जिसको कहते हैं ना गर्मी जाएगी, तपश जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितना तेल जा रहा है यूरोप वगैरह को, वो सारा इसी से गुजर के जाता है बाबुल मंदब, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी पूरी दुनिया के लिए। और हौजीज जो है उनके अंदर एक कैपेसिटी है, और ये सऊदी अरब के ऊपर हमले करते रहते हैं। और अगर आपको याद हो तो 2014 में जब यहाँ पे स्प्लिट हुई दोबारा, ये दो मुल्क बन गए, तो एक मुल्क जो साउथ यमन है उसको सऊदी अरब ने सपोर्ट करना शुरू किया था। 2015 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो सऊदी अरब ने कहा था कि आप अपनी फौज दें, और उस वक्त कमिटमेंट भी कर ली थी मियां नवाज शरीफ ने। फिर उसके बाद ये मामला पार्लियामेंट में गया था, और वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा जी हम इस कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। और उस वक्त अगर आप याद हो तो बड़ा ये हाईलाइट हुआ। उस वक्त भी सऊदी अरब ने फौज मांगी थी हमसे कि हौजियों के खिलाफ आप आएंगी मैदान में, लेकिन पाक फौज या गवर्नमेंट जो थी उसने इनकार कर दिया था। अब मसला ये है कि अगर हौजी हमला करते हैं सऊदी अरब के ऊपर, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को फिर सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान जो है अब वायलेट नहीं कर सकेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को जो उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब के अंदर हमारे 30 लाख लोग भी हैं, सऊदी अरब ने अपने पैसे भी हमारे स्टेट बैंक के अंदर रखे हुए हैं, और फिर हमारा एक अकीदत का रिश्ता भी है सऊदी अरब के साथ, तो टू मच है रिलेशन हमारे, तो उसमें पाकिस्तान अवॉइड नहीं कर सकेगा। और मुझे खतरा है कि कहीं अगर खुदा न खास्ता वो वक्त आ गया तो पाकिस्तान का ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, जो बड़ा ट्रेजिक होगा, क्योंकि हौसीज के पीछे तो वही है, 100% वाहिद स्पोर्ट उनकी वही है। और अगर वो सऊदी अरब के ऊपर हमला कर देते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान को फिर सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ऑप्शन पाकिस्तान के पास कोई नहीं होगा। फिर हम पिछली मरतबा तो हमने कन्विंस किया सऊदी अरब को कि आप हमें मुज़ाकरात करने का मौका दें, हम ईरान को आपके साथ टेबल पे बिठाएंगे, और फिर पाकिस्तान ने ईरान को कह के हमले भी रुकवाए थे, फिर सऊदी अरब पे कोई हमला नहीं हुए थे। ये एक हकीकत है, और उसमें उस वक्त तो मामला टल गया, लेकिन अब अगर हौजी अटैक करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा काम खराब है। साथ साथ उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको ये हुक्म भी दे दिया है कि जनाब अगर यहाँ पे बिजली घरों के ऊपर हमारा हमला होता है तो आपने बाबुल मंदब बंद कर देना है, और ये भी है कि आपने पूरी दुनिया को खत्म कर देना है, हौजियों को उन्होंने कहा है। और ईरान बाबुल मंदब बंद हुआ, अब ना हुर्मुज़ पहले से बंद है, दुनिया तो फारिग हो
हो जाएगी। वो दुनिया फारग हो जाएगी। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होगा कि दुनिया इकट्ठी भी हो जाएगी। इस वक्त स्प्लिट है और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से लोग अमेरिका को पसंद नहीं कर रहे। लेकिन अगर सबकी नसें बंद होंगी, सबका सांस बंद होगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे। जो सभी जंग ईरान जारी को बहुत रहती है, नुकसान होगा। 2 महीने भी ये बाबुल मंदूब और ये इधर से आबना हुर्मज अगर ईरान बंद रखने में कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया को तबाह समझे, फिर इकोनॉमी। लेकिन नहीं, दुनिया इकट्ठी खत्म होगी, दुनिया इकट्ठी होगी, ज्यादा देर तक अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ले जी, वो इमरान साहब बार बार इशारे कर रहे हैं कि आदत है उनकी, करते रहते हैं। अब चलते हैं अगली स्टोरी पे। वो जी कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे पे हमले जारी रखे। सर हमलों की तफसीलात बता दें। हमले ये हैं कि जनाब इस वक्त तक तो अटैक हो रहा है। अमेरिका ने जजीरा कशम के ऊपर भी हमला किया है और उसके जवाब में जो ईरान है उसने हमले किए हैं। इस वक्त बहरीन के ऊपर हमला किया है, कुवैत के ऊपर हमला किया है। वो मसलसल जो है ना 3-4 मुल्क उसने देखे हुए हैं। जॉर्डन के ऊपर कर देता है, जैसे कि कुवैत के अंदर अली अल सालम उनका वो एक एयरबेस है और उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। वहाँ पे रेडार सिस्टम था अमेरिका का, वो उड़ा दिया बकौल ईरान के। फिर शेख ईसा उनकी पोर्ट है, उसके ऊपर अटैक किया बहरीन के अंदर। और इन दोनों मुल्कों का कहना है कि ये शहरी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, जबकि ईरान ये कहता है कि हम तो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। सही है। और साथ साथ अमेरिका ने जजीरा कशम के ऊपर हमला कर दिया, जो बड़ा मेन इनका है वो। और साथ साथ ईरान ये भी कह रहा है कि हमारे बिजली घरों के ऊपर, पुलों के ऊपर हमला करके जंगी जुराइम का हिस्सा बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये लड़ाई इस वक्त जारी है और हर तरफ धुआं, आग, धमाके जो है वो। और साथ साथ जो फ्लाइट्स हैं यूएई वगैरह की, वो सारी की सारी बंद होती हुई नजर हो रही है। और मिडल ईस्ट जो है ना उसकी फ्लाइटें बंद हो रही है। बल्कि इस जुलाई के आखिर तक जो यूरोपियन तमाम फ्लाइट्स हैं उन सबको वार्निंग दे दी गई है। और ये वार्निंग उनके मुल्कों ने दी है कि आपने जो यूएई वगैरह या मिडल ईस्ट है उसके ऊपर से नहीं गुजरना। ऑपरेशन शाबान की कुछ डिटेल बताओ। ऑपरेशन शबान के अंदर आज 3 और दहशतगर्द मारे गए और 129 हो गए हैं। और ये कमिटेड है पाकिस्तान के इस मरतबा जो BLA है उसको खत्म करके रहेंगे। आज मसलूम के अंदर एक बड़ा खौफनाक वाकया पेश आया कि वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग जो थे, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे, वो एक बस के जरिए जा रहे थे और वहाँ पे कोचा एक नाम है, कूचा एक जगह का नाम है, इलाके का नाम है। वहाँ पे BLA ने इनके ऊपर अटैक किया है। तो उसमें 2 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए। और जब जवानों ने रद्द-ए-अमल में कार्रवाई की तो 10 BLA के लोग जो मारे गए, जख्मी भी हुए हैं और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। तो ये बलूचिस्तान के अंदर जो है ना हालात को बहुत अच्छे नहीं है, जिसके हम ऊपर थोड़ा सा, लेकिन इस दफा ये सफाया करके छोड़ेंगे, इस दफा सफाया करके छोड़ेंगे। ये बलूचिस्तान में जो भी है ये दहशतगर्दी इंशाल्लाह एक ही दफा खत्म होगा। और पाकिस्तान ने एक और सऊदी अरब के बारे में पाकिस्तान का एक व्यू आ गया। पाकिस्तान ने कहा जी सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है और अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो हम उसे पाकिस्तान के ऊपर हमला समझेंगे। तो पाकिस्तान ने अपना बयान जो है वो जारी कर दिया है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो है इस मामले में बड़ा क्लियर है। और साथ दुबई से भी आवाजें आ रही है कि वहां पे भी इस वक्त जो डाउनटाउन है उसके अंदर हमले हुए हैं, धमाकों की आवाजें हो रही हैं और वहां पे धुआं उठ रहा है। जबकि उनकी जो गवर्नमेंट है दुबई की, वो इसे रिजेक्ट करी है। उन्होंने कहा जी इससे गलत है, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। साथ ही ऑयल की जो कीमतें हैं, जो ब्रेंट ऑयल है उस जो $84 पर बैरल हो गया और साथ साथ जो अमेरिकी ऑयल है WTI वो $79 हो गया और मिल नहीं रहा। ये भी ध्यान में रखें। अब तो शॉर्ट भी शॉर्ट होना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी स्टोरी जो है मेरी ये फेवरेट स्टोरी है। मैं सिर्फ कुछ लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं ना, जो बाहर कहते हैं कि पाकिस्तान में आग लगा दो, बाहर निकल आओ, तबाह कर दो, ये आज़ादी की जंग है। आज़ादी की जंग नहीं है, ये तुम्हारी बेगैरती की जंग है। ये जो मिसाल अब आपको देने लगे हैं ना, जो हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि जब आज़ादी नहीं होती, मुल्क में अमन नहीं होता तो क्या होता, तुम वो गंद हो जो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर भी खुदा ना खास्ता ऐसा ही कुछ हो। नहीं तो सर मेरा दिमाग खराब हो जाता है जैसे इन लोगों को मैं सुनता हूं। ये जज्बाती होने वाली स्टोरी है। तो साहब अक़वाम मुत्तहिदा की एक खबर आई है 2 कश्तियों के डूबने की, जरा बताइएगा। म्यांमार की 2 कश्तियां हैं और ये उसके ऊपर 500 लोग सवार थे। ये म्यांमार में, क्योंकि वहाँ पे एक रकाइन का इलाका है, वहाँ पे बहुत अरसे से पड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है। और वहाँ से ये बेचारे निकले, 2 कश्तियों के अंदर सवार हुए और एक बांग्लादेश का कॉकस बाजार है उसके अंदर। कॉकस बाजार वैसे मजे की बात बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा बीच जो है ना कॉकस बाजार में। अच्छा। हाँ, ये बांग्लादेश के अंदर। हाँ, बांग्लादेश में कैंप है बांग्लादेश के अंदर। और ये बड़ा खूबसूरत है और ये शहर इस तरह है कि एक पट्टी के ऊपर बना हुआ और इसकी दोनों साइडों पर बीच है और बहुत ही खूबसूरत इलाका। और दुनिया में बहुत कभी टूरिज्म होती है, जब ये पाकिस्तान के साथ था तो बहुत टूरिस्ट जाते थे वहाँ पे, आज भी जाते हैं कॉकस बाजार में। सही। तो ये पहले एक बाजार बना था और उसकी वजह से इसको कॉकस बाजार कहते हैं। तो बहरहाल एनी हो, वहां से भी ये लोग चले और उसके बाद ये बेचारे दरमियान में एक कश्तियां डूब गई और डूबने से जो है ना ये बेचारे फौत हो गए दुनिया से। कितने लोग? 500 लोग। 500 लोग, 2 कश्तियां। और ये ट्रेजिक स्टोरी है। कॉकस बाजार जो साहब कैंप है ना, यहाँ पे 10 लाख मुसलमान है। ये सारा मुसलमानों की स्टोरी है। हाँ जी, हाँ, ये 500 मुसलमान थे। ये बेसिकली तो वहां से म्यांमार से भाग के आए हुए ना, कॉकस बाजार के अंदर कैंप्स लगे हुए इनके और बड़ी बुरी हालात, बहुत बुरी हालात में। क्योंकि उसकी वजह यह है कि म्यांमार के अंदर ना, बर्मा के अंदर बुद्धों और मुसलमानों की लड़ाई है। तो वहाँ जो बुद्धिस्ट है ना वो मुसलमानों के ऊपर अटैक करते हैं और बहुत ही बेचारे और बहुत गरीब लोग हैं ये। इनकी अगर हालत देखें ना, काले रंग इनके, पतली इनकी टांगें और गुर्बत और भूख से मरे हुए लोग हैं और इनको देख के तरस आता है। तो कॉकस बाजार में इन्होंने पनाह ली हुई है। ये करीब है ना उसके, कश्तियों पे आ सकते हैं। तो मुल्क में अमन ना हो तो ये होता है। ये होता है। मुल्क की कदर करनी चाहिए, मुल्क की कदर, अमन की कदर, ठीक है। और ये जो आग लगाने वाले इन्हें जूते मारने चाहिए यार। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए यही कहूंगा जी कि फिर माजरत खाऊं कि मोदी को और इस्राएली शैतान को गाली नहीं दी तो कबूल कीजिए लानत हमारी तरफ से। लाइक शेयर सब्सक्राइब। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।